आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का। ये पेपर 2 है। पेपर 2 का ये चैप्टर जो है चैप्टर 2 है। इससे पहले हम लोग चैप्टर 1 बहुत अच्छे से पढ़ लिए। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ देख सकते हैं, या इसी चैनल पर प्लेलिस्ट भी बना हुआ होगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। और ये चैप्टर 2 का भाग 2 है, और आज ये पूरी तरीके से चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग पढ़ रहे थे यूरोप में पुनः जागरण के बारे में, हम लोग पढ़ रहे थे यूरोप में पुनः जागरण कैसे हुआ, यही हम लोगों को पढ़ना था। तो इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि यूरोप के कौन से क्षेत्र से पुनः जागरण हुआ और पुनः जागरण वहीं से शुरुआत कैसे हुई। जैसे पुनः जागरण की शुरुआत हम लोग मानते हैं कि फ्लोरेंस से, इटली से हुआ। तो इटली से ही शुरुआत कब हुई, और 14वीं से लेकर 16वीं शताब्दी, लगभग चालू तो 12वीं शताब्दी में ही सब होना हो गया था कि पुनः जागरण का शुरुआत। लेकिन माना जाता है कि 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच पुनः जागरण के मतलब अपने एकदम पीक पर था, ध्यान रखिएगा पुनः जागरण। तो ये 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच, और ये चालू हुआ इटली से, यूरोप के क्षेत्रों से ही पुनः जागरण की शुरुआत हो गई। तो पुनः जागरण क्या हुआ ये भी हम लोग समझे थे कि पहले लोग अंधविश्वास में जीते थे, धीरे धीरे लोगों के अंदर विश्वास की भावना बढ़ने लगी। मतलब धीरे धीरे लोगों के अंदर ज्ञान आने लगा कि पृथ्वी कैसी है, यहाँ रहना कैसे है, समाज से अंधविश्वास धीरे धीरे मिटने लगे, और उसके बाद पुनः जागरण हुआ। लेकिन अभी तक भी पूरा अंधविश्वास मिट पाया है नहीं। क्या अगर हम आपसे पूछे कि क्या हम पूर्ण रूप से पुनः जागरण हमारा हो पाया है, नहीं, आप क्या कह देंगे? हाँ, हो पाया है। हम पूर्ण रूप से पुनः जागृत एकदम हो गए हैं कि पुनः जागृत का हम लोग जागृत हो गए। पुनः पुनः हटाइए, क्या हम पूर्ण रूप से जागृत हो गए हैं? अपने आसपास जो भी हम चीज़ें देखते हैं, क्या हम लोगों के अंदर अंधविश्वास खत्म हो गया पूरी तरीक़ा से? क्या हम लोगों ने डरना छोड़ दिया है कि देखिए उस समय अंधविश्वास लोगों को क्या था कि हम पृथ्वी चपटी हुई है और जाएंगे समुद्र में तो अंत हो जाएंगे। अभी भी तो अंधविश्वास है। अंधविश्वास क्या कह सकते हैं कि एकदम, अगर देखो खोज हुआ तो उस अंधविश्वास वो दूर हुआ, खोज नहीं हुआ होता तो दूर हुआ होता नहीं। अभी भी तो एलियन एलियन का हम लोग नाम सुनते हैं कि हाँ एलियन पृथ्वी पर आया था, यहाँ गया वहाँ गया। एलियन है कि नहीं है, क्या अभी प्रूफ हो पाया है कि एलियन है कि नहीं है? तो अंधविश्वास अभी तक कह सकते हैं ना कि कुछ लोग मानते हैं कि एलियन है, कुछ लोग मानते हैं नहीं है। अगर जिस दिन ये खोज हो जाएगा कि है, तो वो अंधविश्वास उस दिन अपने आप दूर हो जाएगा। अगर कोई प्रमाणिक बात मिल गया तो अंधविश्वास अपने आप दूर हो जाता है। तो ठीक वैसे ही जब खोज हुआ और जब बताया गया, जब जैसे दूसरे दूसरे देशों का भी खोज हुआ, जब बताया कि नहीं पृथ्वी गोल है, तो सभी लोग के बीच का अंधविश्वास दूर हो गया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके कारण थोड़ा समझ लेते हैं कि कारण आखिर पुनः जागरण क्यों हुआ। हर चीज़ों का कुछ ना कुछ तो कारण होता है, और वो भी बड़ा कारण होता है। यहाँ पुनः जागरण की बात है, बहुत सारे समाज से अंधविश्वास कुरीतियों को मिटाना है। तो बताइए कुछ कुछ तो बड़ा बड़ा कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। देखिए क्या क्या बड़ा हुआ। सबसे पहले अगर कोई भी आपको बड़ा काम करना है ना, कुछ भी अगर बहुत बड़ा परिवर्तन लाना है समाज में, तो आम लोगों को जरूर जोड़ना पड़ेगा। 1857 की क्रांति भारत में फ्लॉप होने का सबसे बड़ा कारण ये भी था कि उसमें आम जनता नहीं जुड़ पाई थी। 1857 की क्रांति में आम जनता नहीं जुड़ पाई थी। क्यों? क्योंकि राजा अलग लड़ रहे थे अपने लिए, कुछ राजा के कुछ साम्राज्य थे अपने लड़ रहे थे, कुछ स्वतंत्रता सेनानी जो सैनिक जो विद्रोह किए थे वो अपने लिए लड़ रहे थे, राजा जो विद्रोह किए थे वो अपने लिए लड़ रहे थे। देखिए सैनिक जो विद्रोह किए थे वो सैनिक अपने लिए कि हमारे कि हमें ऐसा हथियार क्यों दिया जा रहा है, या ऐसा क्यों दिया जा रहा है। वो जो बंदूक की जो कारतूस होता था कि हमको ऐसा कारतूस क्यों दिया जा रहा, सैनिकों का तो यही था ना। अगर वो कारतूस नहीं दिया जाता तो क्या सैनिक विद्रोह कर देते? नहीं करते, क्योंकि सैनिकों का अपना पर्सनल मकसद था। राजाओं का, राजा क्यों उस समय विद्रोह कर रहे थे? क्योंकि उनको अपना साम्राज्य बचाना था, और आम जनता को कोई दिक्कतें नहीं था। लो हो गया फ्लॉप। लेकिन 1947 वाला क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सभी लोग एकत्र हो गए थे, सभी का मकसद एक था, आज़ादी चाहिए बस। 1947 में सबका मकसद एक क्या था? आज़ादी चाहिए, और हमें अपने देश पर हम खुद राज करेंगे, बस यही चाहिए। तो सभी का जब मकसद एक हुआ तो देखिए आम जनता जुड़ी, और आंदोलनों से भी आम जनता जुड़ पाई। ध्यान रखिएगा, आंदोलन जो भी बड़े बड़े आंदोलन होते थे उससे आम जनता जुड़ी, और उसके बाद क्या हुआ? हमारा देश आज़ाद हुआ। तो कभी भी कुछ भी बड़ा करना है तो आम जनता को जोड़ना पड़ेगा। कुछ भी समाज में बड़ा परिवर्तन लाना है या कुछ भी, देखिएगा जितने भी महात्मा गांधी ने आंदोलन सत्याग्रह जो भी किया, क्या बिना आम जनता के सहमति का वो सब हुआ? सब आम जनता का सहमति था। ध्यान रखिएगा, पहले आम जनता को एकत्रित किए और अपने फेवर में लेकर आए, तब कोई बड़ा सत्याग्रह या आंदोलन कर पाए। तो ध्यान रखिए, कोई बड़ा सत्याग्रह हो, आंदोलन हो, उसमें आम जनता को आना जरूरी है। कोई बड़ा युद्ध भी आपको लड़ना है, सैनिक तो आम जनता होते हैं ना, सैनिकों का आना जरूरी। राजा अकेले युद्ध कैसे लड़ लेंगे?
ठीक ऐसे ही यहाँ पर भी हुआ। तो सबसे पहले यहाँ के जो दार्शनिक थे, जो अच्छे विचारक थे, या जो कुछ भी समाज में कुछ तो अच्छे लोग होते हैं। देखिए समाज में हीरा कुछ ही होते हैं, बाकी सब तो कोयले होते हैं। समाज में हम बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि हमारी पृथ्वी है, दुनिया है, बहुत सारे खराब लोग भरे पड़े। अरे आज ही नहीं, हमेशा से पहले भी लोग खराब भरे पड़े थे, अब भी भरे पड़े हैं और आगे भी भरे रहेंगे। क्योंकि समाज में हीरा कुछ ही होते हैं, बाकी सब कोयले होते हैं। ध्यान रखिए, कोई भी अगर राजा का कोई वंशज है तो ये गो राजा महान हुआ, सब राजा उसमें महान नहीं हो जाएंगे, या दो गो हुआ। क्योंकि हीरा एक ही दो होता है। समाज में भी अच्छे लोग एक ही दो या कुछ ही लोग अच्छे होते हैं, पूरा समाज तो खराबे होता है। ध्यान रखिएगा, मतलब खराब खराब का मतलब ये नहीं करे पूरी तरीके से खराब है, नहीं, मतलब समझदार लोग कुछ ही होते हैं। आप भी समाज में देख लीजिएगा, जो बढ़िया एकदम समझदार, जिनके समझदारी का लेवल बहुत ऊपर है, वो बस कुछ ही लोग होंगे, पूरा समाज समझदार नहीं हो सकता है। चलिए, तो यहाँ पर जो समझदार लोग थे, जो कुछ भी दार्शनिक थे, उन्होंने ये किया कि अपने अपने कुछ दार्शनिक थे, अपने अच्छी अच्छी कविताएं, कहानियां लिखने लगे कि हमें समाज में ऐसा रहना चाहिए, और कहानियों के माध्यम से बताने लगे कि राजा को, उन्होंने कहानियां ऐसी बनाई ना, उस कहानियों में उन्होंने ये दिखाया कि राजा निरंकुश नहीं हो सकते। राजा के पास जो भी जनता का धन जा रहा है, राजा वापस धन खर्चा करें। जैसे फिल्मों के माध्यम से दिखाया जाता है कि एक ऐसा राजा को दिखाया जाता है जो अपने जनता के प्रति बहुत सहानुभूति रखता है, बहुत दया की भावना रखता है, और जनता पर ही सारा पैसा खर्च करता है। अगर वैसा आप कहानी पढ़िएगा तो आपका दिमाग घूमेगा कि नहीं घूमेगा। एगो आपका राजा है, मान लीजिए आपका एगो राजा है, ठीक है, ये बहुत खतरनाक राजा, एकदम निरंकुश राजा है, ना जनता का कुछ कर रहा है, ना जनता के बारे में सोच रहा है, अपने सिर्फ भोग विलास के बारे में है। और दूसरा, आपको ऐसा कहानी सुनने के लिए मिला कि एक राजा है कहीं पर, वो राजा अपनी जनता को बहुत कुछ, मतलब जितने भी धन आ रहा है जनता को, जनता के बीच वो धन बांट रहा है और जनता के भलाई के लिए बहुत सारे काम कर रहा है। तो बताइए आपका दिमाग घूमेगा कि ना घूमेगा। कि हमारा एक राजा है, तो आप विद्रोह करने पर आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? बिल्कुल आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ के भी जो दार्शनिक थे, जो कुछ भी, जैसे कहोगो दार्शनिक और राजनीतिज्ञ के बारे में बोले थे ना, मैकियावली हो गया, दांते हो गया, इस सब के बारे में हमने बताया था, लियोनार्डो दा विंची हो गए, तो ये सभी लोग अपने अपने लेखों के माध्यम से जनता तक पहुंचा रहे थे। और एक बात, जो कुछ भी और यहाँ पर आपने अरस्तु का भी नाम सुना है, यूरोप में आपने अरस्तु का भी नाम सुना। तो अरस्तु द्वारा जो भी रचना किया गया था, उन सभी का ट्रांसलेशन यहाँ के स्थानीय भाषा, इटली और इसके आसपास वाला जो भी क्षेत्र था, यहाँ के स्थानीय भाषा में उस पुस्तकों का ट्रांसलेशन किए जाने लगा, पुस्तकों का ट्रांसलेशन किए जाने लगा। और ट्रांसलेशन करके तब तक क्या हुआ, यहाँ तक कागज मिल चुका था। ध्यान रखिएगा, धीरे धीरे कागज मिलना शुरुआत हो चुका था। तो कागजों के माध्यम से या और भी बहुत तरीका से, अलग अलग तरीका से उसको लिख कर लोगों तक पहुंचाया जाता था, ताकि आम लोग पढ़ें, आम जनता पढ़ेंगे। जब आम जनता के अंदर विद्रोह की भावना उत्पन्न होगी, तभी तो बड़ा सा राजा से अकेले लड़ने थोड़े चले जाएंगे। यहाँ मान लीजिए राजा है, तो यहाँ अकेले लड़ने थोड़े चले जाएंगे। तो यहाँ पर अगर लोगों के अंदर अंधविश्वास दूर करना है, तो आम जनता तक किताबें पहुँचानी पड़ेगी। अब तो अंधविश्वास दूर करने के लिए क्या पहुँचाना पड़ेगा, किताब लोग बहुत कम पढ़ रहे हैं, अब क्या पहुँचाना पड़ेगा, फिल्म के माध्यम से, शॉर्ट मूवी के माध्यम से अंधविश्वास दूर किया जा रहा है ना। आपने भी यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे मूवी देखी होगी जो आपको लगा होगा हम बहुत बढ़िया है, समाज में ये लोगों को जानना चाहिए, या लोगों को ये पसंद आएगा और ये समाज से अंधविश्वास दूर कर रहा है। तो बताइए, वैसा या लोगों के बीच समाज में ज्ञान की भावना प्रेरित कर रहा है, वैसा वीडियो देखते हैं तो आप कितने, आपके अंदर खुशी वाली भावना आती है। ठीक वैसे ही उस समय वीडियो तो थे नहीं, तो उस समय पुस्तकों को अनुवाद किए जाने लगे, इसका स्थानीय भाषा में यहाँ के अनुवाद किए जाने लगा, और अलग अलग पुस्तकों की रचना की जाने लगी। दर्शन के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकास हुआ। ध्यान रखिएगा, दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा वृद्धि विकास हुआ। और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर धीरे धीरे लोगों के अंदर जागृति, अरे यहाँ पर पूर्व में ऐसा हो रहा है। देखिए, यूरोप पश्चिम में है, जानते हैं ना, ये यूरोप है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ध्यान रखिए, ये यूरोप है और हम लोग यूरोप, आइए एशिया, ठीक है, एशिया, ये आपको समझाने के लिए दूर दूर किए हैं, ठीक है। ये यूरोप, तो ये पश्चिम की तरफ है, पश्चिम की तरफ, हम लोग किस तरफ है, पूरब की तरफ। हम लोग कहते हैं ना, हम लोग एशिया में रहते हैं, तो हम लोग कहते हैं ना, किसी को भी देख लेते हैं कि ये अंग्रेजों वाले ये बात कर रहा है, इंग्लिश बोल रहा है, या कपड़ा उनकी तरह पहन रहा है, तो हम लोग कहते हैं ना कि देखो ये वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहा है, या वेस्टर्न तरीका से बात कर। वेस्टर्न मतलब क्या, पश्चिमी सभ्यता, पश्चिम से मतलब पश्चिमी सभ्यता को फॉलो कर रहा है, किसको, यूरोप वालों को फॉलो कर रहा है, ये कहा जाता है। ठीक,
ऐसे ही यूरोप वाले जो थे हम लोगों को किधर समझते हैं, पूर्व में समझते हैं कि हम लोग पूर्व की तरफ है। तो ठीक ऐसे ही अब क्या होने लगा, व्यापारी जब भी जाते थे तो यहाँ के ग्रंथ अब धीरे धीरे आदान प्रदान होने लगे। यहाँ एशिया वाले ग्रंथ जो पहुँचने लगे कहाँ पर, यूरोप में, और यूरोप वाले ग्रंथ कहाँ पर पहुँच, क्योंकि एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। आप ये मत समझिए कि व्यापार नहीं होता था। हम लोग समझते हैं ना कि वास्को डी गामा ने 1498 में जब भारत का खोज किया, बस उसी समय से जब खोज करने के बाद ही यूरोप और भारत का व्यापार शुरू हुआ। नहीं, पहले भी व्यापार होता था। 1453 में जब कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ तब न व्यापारिक रास्ता भारत से बंद हो गया यूरोप का। नहीं तो भारत और यूरोप का बीच तो व्यापारिक रास्ता था ही, स्थल मार्ग था। इधर पश्चिमोत्तर भारत से स्थल मार्ग था, कहाँ पर, उधर रोम की तरफ व्यापार होता था। रोम, मिस्र, इस सारे जगहों पर व्यापार होता था। रेशम मार्ग वहीं से नहीं जाता था, चीन होते हुए, भारत होते हुए रेशम मार्ग जाता था। तो मार्ग तो था ही, लेकिन 1453 में जब कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ तो मार्ग बंद हो गया। किसने बंद किया, तुर्कों ने। उस पर जो भी व्यापारी रहते तो घींच कर किसी को भी पीट देना, या टैक्स बहुत ज़्यादा लगा देना, या उनका सामान छीन लेता था। लो, कोई व्यापारी जाएगा, व्यापारी को सबसे पहले सुरक्षा चाहिए होता है अपना, तब ना वो व्यापार कर पाएगा। तो यहाँ पर भी, यहाँ हम लोगों की तरफ से बहुत सारी पुस्तकें, बहुत कुछ जाने लगा, कहाँ पर, यूरोप में। और यूरोप में जब जाने लगा, आपको पता भी है आर्यभट्ट ने जो जीरो के खोज किए थे, उन्होंने बहुत कुछ ऐसे अपने कई ग्रंथों में बहुत कुछ उनका रचना है जो खगोल शास्त्र के बारे में, ग्रहों के बारे में, बहुत सारे नक्षत्रों के बारे में बहुत कुछ लिख दिए थे। तो ये यूरोप वालों को भी तो पता होना चाहिए ना। नहीं तो ये ऐसे ही अंधविश्वास में जी रहे थे कि ये ऐसे है तो पृथ्वी ऐसे है तो ये है। और तो यहाँ पर ये ग्रंथ कहाँ पर पहुँचने लगे, यूरोप में, और यहाँ के स्थानीय भाषा में ट्रांसलेट होने लगे, और ये ठीक ठाक ये लोग वृद्धि विकास करने लगे। अब देखिए, उसके बाद भौगोलिक खोज 1453 बोले, कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ और रास्ते बंद हो गया। जब बीच में स्थल मार्ग जब बंद हुआ कुस्तुनतुनिया का पतन होने के बाद, ऐसे देखिए, अरे समझ लीजिए पश्चिमोत्तर भारत से ऐसे व्यापार होता था। तो कुस्तुनतुनिया ही एक रास्ता था जहाँ से, कुस्तुनतुनिया कहाँ पर था, इटली में था, ध्यान रखिएगा। कुस्तुनतुनिया इटली में था। इटली का ही जो एक हिस्सा था वो कुस्तुनतुनिया था, ध्यान रखिएगा। तो इटली में ही क्या था, इटली से ही होकर रास्ता जाता था, क्योंकि इधर ऊपर आप बढ़िएगा ना भारत के ऊपर, तो देखिएगा हिंदू कुश पर्वत है, पहाड़ों से होते हुए जाना बहुत थोड़ा मुश्किल होता है, तो इधर से ये लोग निकल जाते थे व्यापार करने के लिए। तो 1453 में जब कुतुबमिनार का पतन हुआ तो तुर्कों का अधिकार हुआ, तो रास्ते बंद हो गया, रास्ता बंद हो गया। तो लेकिन रोम वालों को भारत से व्यापार करना था, मसाला का, बहुत सारे सूती वस्त्रों का, और भी बहुत सारा व्यापार करना था। उन लोगों को भी बहुत सारा सामान भारत में बेचना था, और भारत का भी सामान उधर बेचना था। क्योंकि जब एक बार व्यापार होता था तो व्यापारी किसी न किसी तरीके से रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। अगर उन लोगों को समुद्री मार्ग नहीं मिला होता ना, तो हवाई जहाज बना देते उसी समय, समझ लीजिए। इतने अंदर उन लोगों को था कि भारत से व्यापार किया जाए, इतना खतरनाक मोटिवेशन कहा जाता है ना, ये होता है मोटिवेशन। मोटिवेशन खूब हम लोग ढूंढते चलते हैं। पता वास्को डी गामा को कौन से मोटिवेशन की जरूरत है, व्यापारियों को खोज दिया ना रास्ता। अगर रास्ता ये समुद्री मार्ग नहीं होता ना, तो हवाई जहाज उसी समय बना दिए होते वो लोग, समझ लीजिए। इतना खतरनाक मोटिवेशन था उनके पास में। तो चलिए, तो भौगोलिक खोज होने लगे 14वीं-16वीं शताब्दी में। वास्को डी गामा, बार्थोलोमियो डियाज और कैप्टन कुक, बाकी सब जितने भी खोज करने वाले जो भी नाविक थे वो निकलने लगे। और इनको पैसा कौन देता था, सबसे बड़ी बात यह है कि बिना पैसा का, तो पैसा एकदम भर भर के धन चाहिए, तब आप खोज पर निकल सकते हैं। बढ़िया नाव चाहिए, बहुत सारे उस नाव पर लोग चाहिए, बड़े से नाव चाहिए, भोजन चाहिए उस पर। ऐसा नहीं कि कुछ भी करके निकल गए, नहीं। तो वहाँ के जो भी राजा थे वो सारे पुर्तगाल वाले, स्पेन वाले, ये सब पैसा देते, क्योंकि वो सब समुद्र के नज़दीक में थे, तो वो सब पैसे देते थे कि हाँ जाइए खोज कीजिए। क्योंकि खोज करेंगे सबसे पहले पता चलेगा रास्ता का, तो सबसे ज़्यादा व्यापार कौन पर कर पाएगा, हम ही कर पाएंगे। हमें पहले पता चलेगा तो हम ना ज़्यादा व्यापार करेंगे। तो इसीलिए ये लोग खोज करवाते थे। और खोज हुआ। खोज होने के बाद जब भारत और इनका जब समुद्र में जब खोज होने के बाद, जब भारत और यूरोप का जब रिश्ता बना, रिश्ता तो पहले भी था, जब देखा गया अरे समुद्र में जाने पर अंत ही नहीं हो रहा है, अब सब ठीक ठाक हो गया है, और धीरे धीरे मानचित्र भी उस समय बनाए जाने लगे थे। तो फिर दूरबीन का भी खोज हो गया था। तो ये सब जब ये सब एकत्र हुआ, तो भौगोलिक खोजों से लोगों के अंदर अंधविश्वास क्या हुआ, दूर होने लगा, और पुनः जागरण यहाँ पर होने लगा। यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा, भौगोलिक खोजों के कारण। फिर धर्म युद्ध, धर्म युद्ध ने पुनः जागरण में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, जेरूसलम, ध्यान रखिएगा। जेरूसलम का नाम जानते हैं, जेरूसलम। तो जेरूसलम जो था ईसाइयों की पवित्र भूमि है, ध्यान रखिएगा। वहाँ और वहाँ पर क्या था, ईसाई धर्म का पवित्र भूमि है।
माना जाता है कि वहीं पर ईसा मसीह का समाधि वहीं पर है, ठीक है, माना जाता है क्या है ही। तो वहाँ पर एक मतलब वहाँ पर जो था उस समय जेरूसलम में मुस्लिम धर्म के शासक का शासनकाल था, ठीक है, शासन था। ये बात 11वीं शताब्दी की है। शासन था मुस्लिम धर्म के शासक का। और यहाँ पर जो इटली और बाकी फ्रांस में ये जो भी इधर ईसाई धर्म के लोग रहते थे, उन पर सबसे बड़ा वर्चस्व पोप का था। जिस तरह से हर धर्म में एक धर्म गुरु होते हैं, ठीक वैसे ही ईसाई धर्म में पोप होते थे। तो पोप जो कह देते थे ना, वो सारी जनता मान लेती थी, क्योंकि आपको पता है कोई भी धर्म का धर्म गुरु कह दे कि ऐसे, तो मतलब ऐसा ही करना है। तो पोप वहाँ के लोगों से कह देते कि हम तो ईश्वर का मतलब ईश्वर द्वारा भेजे गए हम दूत हैं, हम किसी से युद्ध नहीं हार सकते, हम कहीं पर भी लड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और पोप ने वहाँ के लोगों से कहा, वहाँ जितने भी आसपास के देश थे वहाँ के लोगों से, बताओ हमारी पवित्र भूमि जेरूसलम है, वहाँ पर कोई और धर्म का शासक का अधिकार कैसे हो सकता है। देखिए, जेरूसलम में लोग जाते थे, ईसाई धर्म के लोग जाते थे, वहाँ पर मुस्लिम धर्म का जो शासक था उसका अधिकार था, कोई दिक्कत नहीं, आते जाते थे। लेकिन पोप को ये था ना कि दूसरा धर्म का कैसे वहाँ पर शासनकाल हो गया, दूसरा धर्म का शासक वहाँ पर शासन करेगा, हम लोग जाएंगे वहाँ पर, हमारा होना चाहिए वहाँ पर शासनकाल। तो बताइए, हमारा शासनकाल के लिए लोगों को भड़काना पड़ेगा आपको, तभी तो लोग जाकर उससे युद्ध करेंगे ना। और युद्ध इतना खतरनाक हो सकता है, समझ लीजिए कि कितने भी आप बड़े साम्राज्य लेकर आ जाइए, कितनी भी सेना लेकर आ जाइए, वो निपट सकता है। तो बताइए, एक देश कोई अगर हमला करे उस पर, तो क्या निपट सकता है उससे? नहीं। तो पोप ने क्या किया, बड़े बड़े भाषण देकर लोगों के बीच कि हमारे मतलब ईश्वर के स्थान पर किसी और का कब्जा है, किसी और का कब्जा नहीं होना चाहिए। हम जो है ईश्वर के अवतार हैं, हम लोग किसी को भी हरा सकते हैं, और वहाँ पर किसी और का शासनकाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ऐसे ही कह कर लड़वा दिए किसमें, ईसाई धर्म के लोग और मुस्लिम धर्म के लोग। ध्यान रखिएगा, ईसाई और मुस्लिम धर्म के लोग दोनों लोग लड़ गए। कहाँ पर? मुस्लिम धर्म के लोग, कौन? मुस्लिम वहाँ पर शासक था, और इधर से ईसाई। आपको जब धर्म युद्ध हम लोग पढ़ेंगे ना, तो देखेंगे 200 वर्षों तक ये युद्ध चलता रहा, कभी ये जीत जाए, कभी ये जीत जाए, कभी ये जीते, कभी ये जीते, ऐसे करके, मतलब कभी ये ऐसे ऐसे करके जीतते रहते थे। कभी ये जीत गए, कभी ये, कभी ये, कभी ये, ऐसे करके ये लोग भी हार नहीं मानने वाले थे, और ये लोग भी अंतिम में ये लोग जीत गए। तो क्या हुआ, यहाँ पर ईसाई धर्म के लोग और लोगों को भड़का भड़का कर, जो आम जनता थी, जो सैनिक भी नहीं थे, वो भी युद्ध लड़ने के लिए चले जाते थे, अपना बैलगाड़ी पर सामान लादे और पूरा परिवार के साथ निकल जाते। समझ लीजिए, उनको था ना कि ईश्वर के लिए लड़ने हम जा रहे हैं। बताओ, पोप द्वारा ऐसा भड़काया गया उनको। अब बताइए, उनको कोनो दिक्कत नहीं था अगर आपको आपके कोई भी ईश्वर है वहाँ पर, कोई भी उनका, जैसे है यहाँ पर, तो ये जो भी वहाँ पर स्थान है, ईसाई धर्म का स्थान है जेरूसलम में, तो वहाँ पर वहाँ पर चर्च भी है। तो वहाँ पर चर्च में ये लोग जाते थे, और वहाँ से चर्च में जाकर एकदम बढ़िया सुरक्षित आ जाते थे, कोनो ईसाइयों को दिक्कत नहीं होता था यहाँ पर। तो क्या दिक्कत है? तो इनका था ना, इनके पोप का, कि नहीं, वहाँ पर हमारा शासनकाल होना चाहिए। बताइए, आम जनता जो गरीब है, वो लोग भी बैलगाड़ियों पर सामान लाद कर और युद्ध करने के लिए निकल जाते थे। ध्यान रखिएगा, सैनिक गए तो गए, वो लोग भी निकल जाते थे। और यहाँ पर 200 वर्षों तक युद्ध हुआ। बताइए, बहुत सारे लोग मरे होंगे कि नहीं मरे होंगे? बहुत सारे लोग मरे, इसी को धर्म युद्ध था। जब ईसाई धर्म के ईसाई ये लोग हारे ना, तो सभी लोग किसके तरफ देख रहे हैं? पोप की तरफ, कि तुमने कहा था कि हम ईश्वर के अवतार हैं, हम कभी हारिए नहीं सकते। हार कैसे गए हम लोग? पोप से भरोसा लोगों का उठने लगा, और पोप की अंधविश्वास पोप फैला रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। जब भरोसा उठने लगा, तो लोग पोप की बातें मानना क्या कर दिए? छोड़ दिए, और पोप की बातें मानना छोड़ दिए। और ये भी ग्रंथ जो थे, पोपे कहते थे कि ये सब ग्रंथ मत पढ़ो, ये सब ग्रंथ क्या पढ़ रहे हो, हम जो कहते हैं वही बात सही है। लोगों ने पोप का बात मानना छोड़ दिया, और यहाँ पर क्या हुआ, जो भी पुस्तकें जो भी ट्रांसलेट किया जाता था, वो अब लोग पढ़ने लगे। तो लोगों के अंदर जो अंधविश्वास की भावना थी, जो कुछ भी भावना थी, वो सब बाहर होने लगा, और लोग धीरे धीरे जागृत होने लगे। चलिए, अब मंगोल साम्राज्य का इसमें क्या योगदान है? मंगोल साम्राज्य ये मुख्य रूप से चीन और उसके आसपास वाले क्षेत्र में फैले हुए थे। मंगोल, चंगेज खा को जानते ही होंगे, वही मंगोल साम्राज्य। तो ये उस समय ये बात हो रही है 12वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में। ये उस समय कुबलाई खा यहाँ के शासक थे। कहाँ के? चीन के कुबलाई खा। उसी समय यहाँ पर पहुंचा वेनिस का यात्री, वेनिस इटली,
यात्री मार्को पोलो पहुंचा। कौन पहुंचा? मार्को पोलो। मार्को पोलो, ध्यान रखिएगा, मार्को पोलो पहुंचा वेनिस का यात्री। कहां पर? चीन में। लेकिन और एक बात, ये कुबलाई खां या चीन वाले किसी को भी अंदर घुसने नहीं देते थे। बाहर वाले को व्यापार करना है, बाहर से व्यापार करके निकलिए वहीं से। वहीं अगर आप बाजार से ही व्यापार करके अंदर साम्राज्य में एंट्री नहीं करना। इसने कैसे भी करके कुबलाई खां को मना लिया और एंट्री करके अंदर साम्राज्य में घूमना चालू किया। वहाँ ऐसी ऐसी चीज़ें देखा वहाँ पर, और ग्रंथ भी बहुत सारे, और ऐसी ऐसे आविष्कार देखा। कागज पहली बार देख रहा है वहाँ पर मार्को पोलो। कहाँ पर? चीन में। क्योंकि आपको पता है कि चीन में कागज का आविष्कार हुआ था। चीन वाले किसी को बता नहीं देता। आपको पता है आविष्कार जो होता है ना चीन वाले किसी को नहीं बताते हैं। अपना जो आविष्कार करते हैं किसी को नहीं बताते हैं, अपने अंदर किसी को भी एंट्री नहीं होने देते हैं। ध्यान रखिएगा, ये आत्मनिर्भर खुद रहते हैं। तो यहाँ पर मार्को पोलो ने क्या किया, यहाँ पूरा घूमा और देखा, इसका दिमाग ही घूम गया। और वहाँ पर जिस तरह से अभी नोट हम लोग चल रहे हैं कागज वाले ना, जिस तरीका से वहाँ पर भी देखा कि अरे नोट चल रहे थे। बताओ, सारे जगह पर विश्व में उस समय मुद्राएं चल रही थी। सोने और चांदी की मुद्राओं से लेन देन हो रहा था, वहाँ नोट चल रहे थे। अब बताइए, इसका दिमाग घूम गया। जब ये यहाँ से निकला ना, एकदम शांत तरीके से एकदम घूम रहा था चारों तरफ। इसको ये आश्चर्य बिल्कुल नहीं हो रहा था कि अरे कागज का नोट देखकर उछलने नहीं लग रहा था। हम ही लोग कुछ ऐसा देख लेंगे तो उछलने नहीं लगेंगे। इसने भी कागज का नोट पहली बार देखा तो उछलने नहीं लगा। इसने देखा, ये अभी तक देख रहा था कि पेड़ों के छाल पर, पेड़ों के पत्तों पर लिखा जा रहा है या और कुछ पर। इसने देखा कागज पर लिखा जा रहा है, ये कौन सा चीज़ है। हम लोग देखेंगे तो उछलने लगेंगे उससे। इसमें उछला नहीं है। एकदम शांति स्वभाव से चारों तरफ एकदम घूमता रहा। घूम कर जैसे ही ये बाहर निकला और जैसे ही अपने क्षेत्र इटली और यूरोप वाले, मतलब यूरोप वाले क्षेत्र में पहुंचा, एकदम उछलने लगा और चारों तरफ चिल्ला चिल्ला कर बताने लगा कि अरे वहाँ पर तो कागज का आविष्कार हुआ, हम लोग कागज जानते ही नहीं है। और भी बहुत सारे आविष्कारों को बताया। और बहुत सारे जब आविष्कारों को बताया तो वहाँ से सभी लोग अब व्यापार करना चाहे। कहाँ से? चीन से। और चीन से कागज कैसे बनता है, क्या बनता है, सीखे लोग। और उसके बाद यहाँ पर छपाई भी बढ़िया से होने लगा, लोग लिखने भी लगे, ग्रंथ और ज़्यादा ग्रंथ लिखे जाने लगा, अनुवाद किए जाने लगा और लोगों तो ग्रंथ पहुँचने लगा। कला के क्षेत्र में भी विकास हुआ। कला, अलग अलग तरह की कलाएं जो थी वो यहाँ से, क्योंकि मार्को पोलो आ चुका था तो एशिया वाला क्षेत्र से, और भौगोलिक खोज भी हो रहे थे और हो भी चुके थे। तो यहाँ से एशिया से यूरोप में और यूरोप से एशिया में ये सारा ज्ञान पहुँचने लगा। जो भी खोज होते थे, आविष्कार होते थे, हर जगह वो पहुँच जाते थे। अभी एक भी कोई भी खोज हुआ या कोई बड़ा सा मिसाइल बना या कुछ भी बना, पूरे विश्व को पता चल जाता है कि इस देश ने मिसाइल बनाया है। कैसे? सोशल मीडिया के माध्यम से। कोई भी नया आविष्कार होता है पूरे विश्व को पता चल जाता है। तो उसी तरह से विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारे आविष्कार आप देखिएगा। विज्ञान में जो भी आविष्कार हुए ना, जो भी आविष्कार देखिएगा ना, 14वीं शताब्दी के बाद ही देख लीजिएगा कि कुल 14वीं शताब्दी के बाद ही आविष्कार हुए हैं। आप इंटरनेट पर सर्च कीजिएगा, सभी आविष्कार देखिएगा विज्ञान के क्षेत्र में। क्योंकि पहले लोगों को अंधविश्वास था ना, भरोसा किसी और पर कर रहे थे। तब तक पता चला कि लो इधर हारिए गए, हार नहीं गए। कह रहे हैं ना कि हाँ, मतलब कि ये पोप द्वारा ये कहा जा रहा था कि चलो हम ईश्वर के क्या हैं, अवतार हैं। लो ईश्वर का अवतार है, हार गए। कुल अवतार भूल गए, हार गए। तो वही लोग अब भरोसा नहीं करने लगे थे। तो हमें लगता है कि इतना कुछ समझ में आ गया। यही आपको 4-5 कारण लिख देने हैं। अगर आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, तो कन्फर्म रहता है। पेपर 2 में ये कन्फर्म रहता है। यूरोप में पुनर्जागरण के कारणों की विवेचना करना होगा, या यूरोप में पुनर्जागरण कैसे हुआ। ये पूरी तरीके से चैप्टर समाप्त हो गया। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या करवाएं, देखते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है तो करवाएंगे, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो सकता है तो करवाएंगे, नहीं तो ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें समझ में आ गया होगा।